मैं डॉक्टर सी आर रावत, कार्डियोलॉजिस्ट, आगरा हार्ट सेंटर आगरा से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कुछ बोलने से पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अभिवीरा फाउंडेशन का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया आप सबके समक्ष उपस्थित होने का और कोरोना वैश्विक महामारी के बारे में अपने विचार व्यक्त करने का। अभिवीरा वेलफेयर फाउंडेशन ऑफिसर्स वाइव्स का एक ट्रस्ट है जो समाज के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। ये 2017 में गठित हुआ था। 2017 में इन्होंने जो कैदी लोग होते हैं, सजायाफ्ता कैदी होते हैं जेलों के अंदर, उनके वेलफेयर के लिए काम किया। उनमें हेल्थ की अवेयरनेस जगाई, कैसे वो अपने हेल्थ को सुरक्षित रख सके और कैसे ठीक तरह खाएं, एक्सरसाइज करें कैद होने के बावजूद, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ख़राब रहती थी वहाँ पर। उसके बाद अगले साल 2018 में उन्होंने पुलिस के जो कांस्टेबल्स हैं, पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं और पुलिस लाइन में जो उनकी फैमिली रहती हैं, उनके बीच काम किया और उनमें हेल्थ की एक अलग जगह दी। किस प्रकार से इतनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद अपना हेल्थ की सुरक्षा कर सके, दुनिया की सुरक्षा करते हैं, अपनी हेल्थ को कैसे सुरक्षित रख सकें, अपने स्वयं की, अपने परिवार की, उसके बारे में उन्होंने उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छा काम किया। तदुपरांत 2019 और अब 2020 में जब कोरोना महामारी एक दैत्य के सामने, दैत्य के माफिक हम सब के सामने मुंह खोले खड़ी हुई है, तो अभिवीरा फाउंडेशन भी उससे दो हाथ करने के लिए तैयार है। इन्होंने समाज के प्रबुद्ध जनों के संग, अध्यापकों के संग, स्कूल के बच्चों के संग एक चेतना का संचार करने का बीड़ा उठाया। फेसबुक के माध्यम से स्पेशलिस्ट को सामने लेकर आ रहे हैं और उनसे कोरोना वैश्विक महामारी के बारे में लेक्चर्स कराते हैं, जिससे कि अवेयरनेस जन जागरण में, जनता में फैले और एक जन जागरण उत्पन्न हो, जिससे कि सब लोग अच्छी तरीके से कोरोना से बच सके और उसका डट के सामना कर सके। इस कार्य के लिए अभिवीरा फाउंडेशन साधुवाद के लिए कोटि कोटि साधुवाद है। हम सब धन्यवाद देना चाहते हैं और हमें गर्व है अभिवीरा फाउंडेशन के ऊपर। आज संक्षिप्त में कोरोना महामारी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये कोरोना वायरस आफ्टर ऑल है क्या? क्या चीज़ है ये कोरोना? नाम इतना सब, जिससे पूछो कोरोना 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 का रोना सब गा रहे हैं, पर है क्या? एक छोटा सा विषाणु। विष का मतलब होता है जहरीला, अणु का मतलब छोटा सा। ये दो तरीके के वायरस होते हैं, जिसमें एक आरएनए होता है, एक डीएनए होता है। तो ये जो कोरोना वायरस है ये आरएनए वायरस है। और वायरस क्या होता है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक चीज है, श्रेणी है। ना तो ये लिविंग है और ना ही ये नॉन लिविंग है। लिविंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? जो रिप्रोड्यूस करे। अब कहीं कोरोना वायरस बाहर पड़ा हुआ होगा तो ये रिप्रोड्यूस करने की इसमें क्षमता नहीं होती। जब तक ये शरीर के अंदर किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं कर जाता, किसी सेल के अंदर जब तक ये प्रवेश नहीं कर जाता, तब तक ये मल्टीप्लाई या रेप्लिकेट नहीं होता है। तो शरीर के बाद बाहर ये मृत है और नॉन जैविक है, नॉन लिविंग है। और जैसे ही ये शरीर के अंदर आता है, ये एकदम इसमें जान आ जाती है। जिस सेल के अंदर जाता है वहीं से खाना लेता है, वहीं से उसकी ताकत छीनता है और उसके अंदर मल्टीप्लाई करके एक सेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे सेल में पहुंचने लगता है। फिर जो भी संक्रमित होता है उसकी लार में, उसकी आंखों के आंसू में, पेशाब में, पसीने में ये बाहर निकलता है। और उस पसीने के टच से, खांसने से और जो हम लोग ड्रॉपलेट्स बाहर निकालते हैं छींकने के दौरान, उससे ये संक्रमण फैलता है। ये इतना छोटा विषाणु है कि ऑर्डिनरी आंखों से हम लोग नहीं देख सकते इसको।
ना ही ये माइक्रोस्कोप से दिखाई देता। इसके लिए स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, तब ये जाके हमें कोरोना वायरस दिखाई देता है। बहुत छोटी सी चीज है पर है काफी वो। आरएनए वायरस के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर लगी होती है। आरएनए वायरस का है एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, गोलाकार बन जाता है और फिर उसमें कांटे कांटे से निकलते हैं, जैसे धतूरा होता है ना, सूखा हुआ धतूरा आप लोगों ने शिव जी के ऊपर चढ़ाते हुए देखा होगा लोगों को, बिल्कुल उसी तरीके का ये कोरोना वायरस दिखता है जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अब इसने इतना छोटी चीज पर इसने उपद्रव और उत्पात बहुत मचाया है। एक पेंडेमिक फैल गया है। पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी। हर जगह देखो, मतलब प्रदेश में, देश में, कॉन्टिनेंट में, हर जगह ये 5 कॉन्टिनेंट्स में फैल चुका है। एक ऊपर का नॉर्थ पोल छोड़ दीजिए, साउथ पोल, आर्कटिक, एंटार्क्टिक छोड़ दीजिए, वरना कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं बचा है जहां कोरोना का प्रकोप नहीं पहुंच पाया हो। आज तकरीबन 40 से लेकर 45 लाख व्यक्ति इससे संक्रमित हैं और 2.5 से लेकर 3 लाख व्यक्ति इसकी चपेट में आ चुके हैं, मृत्यु के ग्रास बन चुके हैं। और करीब करीब अच्छी खबर यह है कि 15 लाख ठीक भी हुए हैं। हिंदुस्तान में ही करीब 70,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और ये नंबर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भाई कैसे फैलती है ये बीमारी, इसके ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए। 2 तरीके से फैलती है, एक तो कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन और एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन का क्या मतलब है? अब हमने बड़ी जोर से झुमाई ली और हाथ अपने मुंह पर रख रहे, झुमाई लेते टाइम रखते हैं, आप सब लोग रखते हैं, तो जो मुंह की वाष्प है वो आपके हाथों में आ गई। मेरा दोस्त आया, उससे हमने हाथ मिलाया, तो वो जो वाष्प में कीटाणु आए, वो जब हम दूसरे अपने मित्र के हाथ मिलाएंगे तो वहाँ कांटेक्ट होगा और वो मॉलिक्यूल, वो वायरस उनके हाथ में पहुंच जाएगा। अब खुदा ना खास्ता उन्होंने मुंह को छुआ अपने या अपनी आंखों को खुजाया तो वो अंदर चला जा सकता है, कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन के जरिए, या नाक में उंगली करी उन्होंने या कुछ करा तो वो अंदर चला जाएगा और संक्रमण पैदा कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। ऐसे ही कोई खांसता है या छींकता है तो जो ड्रॉपलेट्स पड़ते हैं, जमीन पर पड़ गए और क्या कहते हैं, वहां पर आपने टच किया तो वो चीज वहां से आपको बीमारी लग सकती है। ऐसे ही खांसने के बाद आप मुंह पर हाथ रख के खांस रहे, फिर आपने नोट गिने तो नोट संक्रमित हो गए, दूसरे आदमी ने नोट गिने वो भी संक्रमित हो गया। तो इस तरीके से एक दूसरे से ये फैलती है। और दूसरा तरीका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। डायरेक्टली कोई बिना मास्क लगाए, बिना मुंह पर हाथ रखे, बिना कोहनी मुंह पर रखे खांस रहा है, छींक रहा है, बोल रहा है, तो उससे छोटे छोटे जो सलाइवा के कण हैं, जो म्यूकस के कण हैं, वो हवा में फैलते हैं और जो उसकी प्रक्षेपण है वो करीब करीब 1.5-2 मीटर तक जाती है। इसीलिए जो हम सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं वो कहते हैं भाई करीब 1.5-2 मीटर का डिस्टेंस रखें एक दूसरे के बीच में। तो बोलते टाइम जो हमारी थूक है, जो छोटे कण हैं, वो 1.5-2 मीटर तक चले जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें उस परिधि से दूर ही रहना है। तो अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन का और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का, तो हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। अब चलिए साहब, रोका राखी की हमने, अब लक्षण क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या लक्षण होते हैं इस बीमारी के, कैसे वो होता है? तो आज किसी को कोरोना हो तो जरूरी नहीं है कोई लक्षण ही हो उसमें, बिना लक्षण के भी कोरोना हो सकता है। आपको इन्फेक्शन है और आपको भी नहीं मालूम है कि आपके अंदर इन्फेक्शन है, टेस्ट कराएंगे पॉजिटिव निकल आएंगे आप, पर आपको कोई परेशानी नहीं। तो इसे हम लोग अंग्रेजी में एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक और 30-40% होता है। 10 में से 3-4 लोग बिना सिम्टम के, बिना लक्षण के इधर से उधर घूम रहे हैं और बीमारी को फैला रहे हैं। बाकी लोगों में सर्दी, जुकाम, खांसी, बदन दर्द, इस तरीके के छोटे मोटे लक्षण हो सकते हैं और हाथ पैरों में दर्द, पेट में दर्द, फिर जब ज़्यादा परेशानी होती है तो सांस का भी उखड़ना शुरू हो सकता है। जब सांस उखड़ती है तो फिर पेशेंट को एडमिट करते हैं। ज़्यादा लक्षण होते हैं तो उसको एडमिट करना पड़ता है। जब इस तरीके के लक्षण है तो फिर इनका क्या उपचार है? क्या मेडिकल साइंस के पास आज कोई उपचार है? तो यहाँ हमें साफ साफ कहना पड़ेगा
कि आज तक और अभी तक हम लोगों के पास, मेडिकल साइंस के पास, कोरोना वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जब कोई मरीज कोरोना पॉजिटिव होता है तो इन ज़्यादातर लोगों को हमें आइसोलेशन पर रखना पड़ता है, उन्हें अलग रखना पड़ता है जिससे कि वो बीमारी को दूसरों को ना फैलाएं। उनको प्रॉपर रेस्ट देते हैं, प्रॉपर डाइट देते हैं, और इन 2-3 चीज़ों से ही काफ़ी मरीज ठीक हो जाते हैं। फिर जिनको छोटे मोटे लक्षण होते हैं, जैसे दर्द वगैरह है, तो उनको पैरासीटामोल दे दिया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे दिया, विटामिन सी दे दिया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से कहते हैं काफ़ी लक्षण ठीक हो जाते हैं, और एजिथ्रोमाइसिन से भी लक्षण ठीक होते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स की भी ट्रायल चल रही है। तो ये सब चीज़ें की ट्रायल चल रही हैं, पर कोई डेफिनेटली नहीं कह सकता कि हाँ भाई ये चीज़ फ़ायदा करती है या कुछ इसमें कारगर है। जब सीरियस पेशेंट होता है तो उन लोगों को प्लाज्मा ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं और वेंटिलेटर भी लगाया जाता है। पर ये सब चीज़ें जो हैं कोई गारंटी शुदा नहीं है कि ये सब ठीक ही कर देंगी या नहीं करेंगी। डायग्नोसिस के लिए किस तरीके से निदान करें, इसका कोविड टेस्टिंग होती है, जिसमें नाक से के ज़रिए जो नाक का फ्लूइड होता है वो एक स्वाब के ज़रिए लेते हैं और उसका कल्चर कराते हैं, या गले से स्वाब कल्चर कराते हैं, और उसकी रिपोर्ट 24 से लेकर 48 घंटे में आती है। पहले सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में टेस्टिंग हो रही थी, अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी टेस्टिंग हो रही है। तो ये लक्षण थे, ये इलाज था, कैसे डायग्नोस हो इसके बारे में चर्चा हो गई। कैसे बचाव कैसे करें, ये हो ही नहीं ये चीज़, इसके ऊपर हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है। जब ट्रीटमेंट नहीं है तो हम बचाव करें, सारा जोर जो है हमारा बचाव के ऊपर होना चाहिए, तो ट्रीटमेंट तो है नहीं। तो बचाव होगा सोशल डिस्टेंसिंग से। सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से दूरी रखें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलें, डायरेक्ट किसी के कांटेक्ट में ना आए, फेस मास्क लगाएं, ग्लव्स पहनें, कपड़े बदलें, सिर पर हेड गियर पहनें, इस तरीके से करें। बाहर से जब आते हैं तो अपने जूते बाहर ही उतारें, हाथ धोएं, और क्या कहते हैं सैनिटाइज़र लगाएं, सोडियम हाइपोक्लोराइड से सारे अपने नॉब्स वगैरह, दरवाजे वगैरह की सफाई करें। इन सब चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और अपना जो है प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, योगा, रेस्ट, ये सब चीज़ें करते रहेंगे तो इससे भी हम बच सकते हैं। ये सब चीज़ें, सोशल डिस्टेंसिंग हुई, सैनिटाइजेशन हुआ, ये कुछ हद तक कारगर हैं, पर असली प्रिवेंशन जो होगा वो तब सामने आएगा जब हम कोई वैक्सीन उत्पन्न कर लें। विश्व के कई देश वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, और हम उम्मीद करते हैं 6 महीने से लेकर 2-3 साल के अंदर इसकी वैक्सीन आ जाएगी, तब हम इस बीमारी से पूरी तरह रोकथाम कर पाएंगे। अब जैसे इम्यूनिटी भी होती है इसकी, वो इम्यूनिटी से क्या मतलब है, आपके अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है। सपोज आपको कोरोना है और मैं आपके सामने बैठा हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं आपसे बीमारी पकड़ी हूँ। अगर मेरे अंदर प्रतिरोधक क्षमता बड़ी होगी, अच्छी होगी, तो आप मेरे पास से गुजर भी जाएं, आपसे एक्सपोज भी हो जाऊँ, तो जरूरी नहीं होगी इन्फेक्शन। तो इस प्रतिरोधक शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं, और इसके ऊपर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए यही है, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि भाई सवेरे के टाइम खुली हवा में बैठो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, फ्रेश चीज़ें लो, लाइम जूस लो, गुनगुना पानी पियो, योगा की एक्सरसाइज कीजिए, रेस्ट कीजिए। इन सब चीज़ों से वो होता है। और उसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, जैसे लौंग का पानी है, अजवाइन का पानी है, दालचीनी है। ये सब चीज़ें आपकी अंदरूनी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं और आपको फ़ायदा पहुँचाती हैं। इसके अलावा मैं 2 शब्द और कहना चाहूँगा बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि बुज़ुर्ग लोग जो हैं उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है, बीमार भी जल्दी पड़ते हैं, और उनमें बीमारी के लक्षण तीव्र होते हैं, कई बार घातक भी होते हैं। तो इसलिए इन लोगों को अपना एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए, बाहर बिल्कुल नहीं निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान रखें, सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान रखें। और जैसे अगर ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, डायबिटिक हैं, तो भाई अपना ब्लड प्रेशर की दवाई समय पर लें, डायबिटीज़ की दवाई समय पर लें, समय पर भोजन करें, और अपने डॉक्टर से टेलीमेडिसिन के द्वारा वीडियो कॉल वगैरह करके और अपना वो करते रहें। इतना कहकर मैं अपने इस पर विराम लेना चाहूँगा, और जनरल पब्लिक के लिए, सब लोगों के लिए एक ही मेरा मैसेज रहेगा
कि कोरोना से न डरना, कोरोना से न डरना है इसे हर हाल हराना, है इसे हर हाल हराना। सोशल डिस्टेंसिंग से एवं सफाई सख्ती से है कराना, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सफाई सख्ती से है कराना। हम जरूर जीतेंगे, हम होंगे कामयाब। धन्यवाद।